अर्थ का सबसे डेडलीस्ट हेल डिफिकल्टी गेम आज तक सिर्फ एक ही पर्सन कंप्लीट कर पाया है। 99% गेमर्स इस गेम के डिफिकल्टी देखते से इस गेम को छोड़ जाते हैं, पर अब ये गेम रियलिटी में डिसेंड होने वाला है। यहाँ सबके पास अलग अलग तरह की पावर्स अवेकन होती हैं और हमारे एमसी के पास पावर है रियल गेम वर्ल्ड में ट्रेवल करने की। गेमर्स डरते हुए इंतजार कर रहे हैं कब छोटे मोटे मॉन्स्टर्स रियलिटी में डिसेंड हो और हम उन्हें मार के लेवल अप करें, पर हमारा एमसी डायरेक्ट गेम में टेलीपोर्ट होके एक पीसफुल मॉन्स्टर्स से दूर जंगल को ढूंढता है और वहीं एक बहुत ही शानदार लग्जूरियस शेल्टर बनाने लगता है, क्योंकि हमारा एमसी ही इकलौता पर्सन है जिसने काउंटलेस बार इस गेम में मर मुरा के इस गेम को कंप्लीट किया है। पर यहाँ लोगों के पास सिर्फ एक ही जिंदगी है, तो यहाँ हमारे एमसी को पता है कि इस गेम में सबसे जरूरी चीज है सर्वाइवल। सो तुम्हें क्या लगता है, क्या हमारा एमसी इस बार रियलिटी में इस गेम को कंप्लीट कर पाएगा? गेम को कंप्लीट करना तो छोड़ो, क्या वो यहाँ सर्वाइव कर पाएगा? क्योंकि इस बार तो उस बेचारे के पास सिर्फ एक ही जिंदगी है। पर इन सवालों का जवाब जानने के लिए तुम्हें इस कहानी को फॉलो करना पड़ेगा। तो चलो बिना किसी टाइम पास के इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 हमें इस कंट्री के प्रेसिडेंट को दिखाते हैं जो सारे सिटीजन्स के सामने लाइव अनाउंसमेंट करने वाला है। लाइव आने के बाद प्रेसिडेंट सबसे पहले खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि मेरी पहली रिक्वेस्ट है कि तुम सभी लोग ये सुनिश्चित करो तुम्हारे संगे साथी दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार सभी लोग इस लाइव स्ट्रीम को देख रहे हो। प्रेसिडेंट को इतना सीरियस देख के सारे सिटीजन्स थोड़े हैरान हो जाते हैं। फिर बाहर निकल निकल के सभी लोगों को ये रिमाइंडर देने लगते हैं कि सभी लोग प्रेसिडेंट की लाइव स्ट्रीम पे ध्यान दो। फिर प्रेसिडेंट बताता है कि पूरी कंट्री में लॉकडाउन हो रहा है और सभी सिटीजन से ये निवेदन है कि सब कोऑपरेट करें। मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि 16 जुलाई 5 बजे से हर स्टेट के अंदर मार्शल लॉ इफेक्टिव होगा। बड़ी बड़ी मेजर रोड्स क्लोज हो जाएंगी, मीडिया आउटलेट, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ आर्मी के कंट्रोल में होगा। बस इस एक लाइन की अनाउंसमेंट करके मानो इस प्रेसिडेंट की पूरी हिम्मत ही जवाब दे गई और उसके हाथ भी कांपने लग जाते हैं। फिर वो खड़ा होते हुए अपने सेक्रेटरी से एक सिगरेट मांगता है लाइव स्ट्रीम पे ही। ये देख के उसकी असिस्टेंट पॉकेट में से सिगरेट निकालते हुए कहती है कि अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स ये देख के काफी नाराज होने वाले हैं। ये देख के प्रेसिडेंट धीमी हंसी हंसता है और कहता है कि इस सिचुएशन में भी तुम्हें अपोजिशन पार्टी की चिंता कर रही हो, अब इस सिचुएशन को तो समझो। देन वो एक सिगरेट का ड्रैग लेता है और सभी लोगों से कहता है कि मेरे इन डिसीजंस का रीजन है क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम सबका अंजाम एक इज्जत भरा अंत हो। एक सर्वाइवल लाइफ नाम के गेम का सिनेरियो अब रियलिटी में हो रहा है और उस गेम की शुरुआत करने वाला एस्ट्रॉइड अब हमारी अर्थ की तरफ आगे बढ़ रहा है। यूएस मिलिट्री रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम उस एस्ट्रॉइड को इंटरप्ट करने में फेल हो गए। इसके रिजल्ट के चलते वो एस्ट्रॉइड ओकिनावा समुद्र के करीब क्रैश हो गया। हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि इस एस्ट्रॉइड ने बहुत ही कैटास्ट्रोफिक डैमेज किया है। रिग्रेट वाली बात यह है कि जापान के लोग करंटली ज़ॉम्बीज में बदलते जा रहे हैं। इन ज़ॉम्बीज के स्पोर्ट्स उसी डैम एस्ट्रॉइड्स के अंदर से निकले हैं। ये स्पोर्ट्स आज दोपहर 1 बजे से हमारे देश में लैंडफॉल करेंगे। मेरे प्यारे सिटीजन्स, हम इस ज़ॉम्बी अपोकलिप्स को अवॉइड नहीं कर सकते। अब तक जो इंफॉर्मेशन हमने जमा की है उसके अकॉर्डिंग यहाँ थोड़े बहुत लोग और कुछ अवेकन्ड लोग ऐसे होंगे जिनकी बॉडीज में छोटी मोटी अमाउंट में ज़ॉम्बीफिकेशन से इम्यूनिटी होगी। वो इन ज़ॉम्बी स्पोर्ट्स की लैंडफॉल की वजह से ज़ॉम्बी में नहीं बदलेंगे। तो इसीलिए मैंने ऐसे लोगों के लिए कुछ तैयार किया है। सेफ्टी रीजंस की वजह से ये तैयारियां 1 साल के बाद ओपन होंगी, पर यह मैंने टाइम शेल्टर्स की लोकेशंस को मार्क कर दिया है। तुम 1 साल के बाद वहां के लिए निकल सकते हो। और आखिर में ये है अर्ली स्टेज में आने वाले मॉन्स्टर्स से निपटने के लिए एक गाइड। ये सारी इंफॉर्मेशन एरोप्लेन के अंदर से फ्लेयर्स के थ्रू सब में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। जल्द ही सारे थर्मल पावर प्लांट्स को शट डाउन कर दिया जाएगा। मैं जानता हूँ कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसमें बहुत कमियां हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे आखिरी पलों में मैंने वही किया जो जरूरी था। फिर वो लाइव स्ट्रीम पे सबके आगे बाव करते हुए कहता है, मेरे प्यारे देशवासियों, अब तक आप सभी मेरे साथ रहे, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान रहा है। चलिए फिर मिलते हैं जिंदा और सलामत। फिर वो फाइनली एक अनोनिमस पर्सन को थैंक यू करता है कि इस गेम के बारे में उसने इतनी इंफॉर्मेशन हमें सेंड की। कहीं एक जगह वही अनोनिमस पर्सन यही टीवी देख रहा है। फिर वो रिमोट उठा के कहता है, मैं सच में चाहता था कि ये अंत कभी ना आए, लेकिन अब जबकि ये आ ही चुका है तो मुझे सरवाइव करना ही होगा, है ना? वो अपने सारे हथियार लेके सारी तैयारी कर लेता है और फिर आगे बढ़ते हुए एक इविल स्माइल देते हुए कहता है कि आखिर मैं इस अपोकलिप्स का एक वेटरन प्लेयर
प्लेयर हूँ। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें कुछ महीनों पहले का सीन दिखाते हैं। एक वर्चुअल गेम के अंदर कुछ लोगों का ग्रुप मजे मार रहा है, जैसा कि हर कोई करता है। दो प्लेयर्स मिलते हैं, फिर दोस्ती करते हैं, फिर तीसरे से मिलते हैं, फिर चौथे वाले दोस्त को भी बुला लेते हैं। तो अब इतने दोस्त आ ही गए हैं तो बातचीत से तो काम नहीं चलेगा, एक दूसरे की टांग खींचने के साथ साथ अब कंपटीशन भी शुरू हो जाता है। गेम के अंदर मॉन्स्टर्स तो होते ही हैं, तो पूरी स्क्वाड मिलकर मॉन्स्टर हंटिंग करने लगती है और हमें पता चलता है कि ये है सर्वाइवल लाइफ गेम। ये एक वीआर गेम है सुरा। इन शॉर्ट ये एक अपोकलिप्टिक गेम है। इसके अंदर काफी कुछ ज़ॉम्बीज, फैंटेसी मॉन्स्टर्स सबको मिक्स कर रखा है। ये गेम इसकी इंसेंट डिफिकल्टी के लिए जाना जाता है। इवन हार्डकोर कोरियन गेमर्स भी ये डिफिकल्टी देख के तुरंत घबरा के पीछे हट जाते हैं। इन शॉर्ट जैसे ये गेम लॉन्च हुआ ये तुरंत लीडर बोर्ड पे टॉप पे पहुंच गया और उतनी ही जल्दी बॉटम पे भी आ गया। इस गेम ने एक मैग्निफिसेंट अचीवमेंट हासिल की है कि एक साल के बाद भी इस गेम को सिर्फ 4 ही प्लेयर्स फॉलो करते हैं। बिल्कुल कचरा गेम। और इसी के साथ इन चारों की स्क्वाड दोबारा से उस मॉन्स्टर के आगे हार जाती है। अब इन 4 में से 3 लोग काफी ज्यादा इस गेम से बोर हो चुके हैं और इससे छोड़ने की भी बातें कर रहे हैं, पर एक बेचारा प्लेयर ये बिल्कुल नहीं होने देना चाहता। पर तभी वो वर्ल्ड चैट में देखता है कि इस गेम को एक और प्लेयर ने ज्वाइन किया। ये देख के बाकी 3 भी एक्साइटेड हो जाते हैं और तुरंत ही इस बंदे के सामने जमा होने लगते हैं। इसे देख के पूरी स्क्वाड काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अपने अपने तरीके के साथ इसे ग्रीट करती है। ये देख के न्यू प्लेयर कहता है कि तुम लोग तो कितने अच्छे हो, तुमने मुझे एक गाइड भी दे दी, मैं जैसे ही ये ट्यूटोरियल कंप्लीट कर लूंगा मैं तुम लोगों को ज्वाइन करूंगा। ये सुन के पूरी स्क्वाड खुश हो जाती है और 2 घंटों के बाद रियलिटी इन्हें बहुत बड़ा झटका देती है। वो न्यू प्लेयर इन लोगों से कहता है गाइस ये सच में ट्यूटोरियल है, ये तो कितना मुश्किल है। ये कह के वो गेम छोड़ जाता है। ये देख के इस गेम की वजह से अब सभी लोग काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। फिर एक बंदा भी इन लोगों से कहता है गुड बाय, अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। तो चौथा बंदा इससे पूछता है क्या तुम कल आओगे? तो ये बंदा कहता है शायद। इसकी वजह से चारों तरफ शांति फैल जाती है और 2 प्लेयर भी अपना डिसीजन बना लेते हैं और इसको गुड बाय करते हुए इस गेम से लॉग ऑफ कर जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। ये सीन देख के एमसी मनी मन सोचता है तो ऐसे ही हमारी जर्नी अब अंत के करीब आ चुकी है। मैं चाहता हूँ कि वो लोग मेरी लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करें, पर मैं ये गेम छोड़ना नहीं चाहता। भले ही अब ये तीनों काफी रेयरली ही गेम को लॉग इन करते हैं, फिर भी मैं अकेला ही इस गेम को खेलते रहता हूँ और अपने वीडियोस को रिकॉर्ड करते हुए अपलोड भी करता रहता हूँ ताकि मैं ये सब कुछ उनके साथ बाद में कभी इंजॉय कर सकूं। मैंने उनके इंतजार में कभी कभी दिन रात तक भी लाइव स्ट्रीम की। इसके बाद काफी तेजी से कई महीने गुजर गए। अब इस गेम के ट्यूटोरियल की डिफिकल्टी को काफी ज्यादा घटा दिया गया और अर्ली गेम एक्सपीरियंस को काफी इंप्रूव कर दिया गया। और तो और पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे ज़ॉम्बीज, फैंटेसी मॉन्स्टर्स अब धीरे धीरे कर म्यूटेट होके अपीयर होने लगे। मैंने इस मैसिव अपडेट को काफी खुशी के साथ वेलकम किया, पर शायद मेरे दोस्तों का इस गेम पे इंटरेस्ट खत्म हो गया। अब तो वो इसमें लॉग इन भी नहीं कर सकते और तो सुरा अब बस एक सिंगल प्लेयर गेम बन के ही रह गया है। इसकी वजह से अब एमसी भी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगता है। तभी इसके पास नोटिफिकेशन आती है, हेलो ये है सर्वाइवल लाइफ गेमिंग ऑपरेशन टीम। हमारी अनाउंसमेंट से पहले हम उन सभी यूजर्स को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारी सर्वाइवल लाइफ गेम को इतना प्यार दिखाया। 1 हफ्ते के बाद सर्वाइवल लाइफ की सर्विस परमानेंटली टर्मिनेट कर दी जाएगी। इस बात के लिए हमें काफी रिग्रेट हो रही है, पर शायद हम किसी दिन दोबारा मिलेंगे। इसकी वजह से एमसी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगता है और इन सब के ऊपर कंप्लेन करने लगता है। वो अपने पीछे एक मॉन्स्टर को देखते हुए कहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ इस मॉन्स्टर को टेक डाउन करना चाहता था। फिर उदासी के साथ उसने रिकॉर्डिंग बटन बंद किया और अपने वीआर को निकाल दिया। देन मैंने अपने मीटूब पे अपनी स्ट्रीमिंग अकाउंट को डिलीट किया जहां मैंने सुरा का 5500 घंटे का ब्रॉडकास्ट अपलोड कर रखा था, पर मैं उन खुशनुमा मेमोरीज से भरी हार्ड ड्राइव्स को फेंक नहीं पाया और एक ही जगह स्टोर करके रख लिया। तो अब किम्बाप लवर नहीं कम संग हो अब सच में रियल लाइफ मोड में एंटर कर चुका है। जी हाँ, यही है कम संग हो, जिसके काफी निकनेम है बर्नआउट सेफ, सर्टेन सेफ। अब ये पूरे 3 महीने से अपनी रियल लाइफ को अच्छे से गुजार रहा है। इन कुछ महीनों में इसका बिजनेस काफी अच्छा चला है। मेरे हाई स्कूल के सीनियर ईयर्स में मैंने अपने पेरेंट्स को खो दिया और उसके बाद ये घर मेरे ही नाम का हो गया है और इसी घर के फर्स्ट फ्लोर पे मैंने अपना ये बिजनेस चालू कर दिया। तभी पीछे से एक खूबसूरत सी लड़की अंदर आती है और मुस्कुराते हुए इसका नाम पुकारते हुए कहती है कि आज भी तुम्हारा बिजनेस काफी शानदार चल रहा है। एमसी बताता है कि इसका नाम है मी क्वांग। मैं अब तक इनसे इनका आखिरी नाम तो नहीं पूछ पाया, पर ये यहाँ की एक लोकल हेयर ड्रेसर हैं और हमारी रेगुलर कस्टमर। ये सुंदर सी लड़की कहती है कि आज का तुम्हारा खाना तो काफी स्वादिष्ट लग रहा है। ये सुन के एमसी मुस्कुराते हुए मनी मन सोचता है, हाँ ये काफी सुंदर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। फिर वो लड़की एमसी को अपना फोन दिखाते हुए कहती है, हे क्या तुमने ये देखा है? तो एमसी हैरानी से देखते हुए पूछता है कि ये क्या है? तो लड़की बताती है
है कि मैंने अभी बच्चों से पूछा कि ये अभी के टाइम पे कम्युनिटी में काफी ज्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है। यहाँ पर लोग बात कर रहे हैं कि बस तुम जैसे ही स्टेटस विंडो बोलोगे तुम्हारे आगे एक स्टेटस पैनल खुल के आ जाएगा। ये देख के एमसी मुस्कुराते हुए कहता है ओह ऐसा क्या। ये देख के ये लड़की मुंह फुलाते हुए कहती है कि मैंने ये पहले ट्राई तो किया पर सैडली मेरे सामने तो कुछ भी नहीं आया। ये देख के एमसी हंसते हुए इससे कहता है कि मिस कौनसी ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई पैनल तुम्हारे सामने अपीयर हो जाएगा। तुम थोड़ा ज्यादा ही आसानी से भरोसा नहीं कर लेती हो। पर इसके बाद सीन चेंज होकर रात में आता है जहाँ पर अपने एमसी को पता नहीं क्या चुल मचती है और वो चिल्लाता है स्टेटस विंडो और कुछ नहीं होता। जो देख के वो कहता है हाँ मुझे पता ही था। बूम ब्लू लाइट चमकती है और एक स्टेटस विंडो तुरंत ही उसके सामने आ जाता है। ये देख के वो चिल्लाता है हाँ होली मूली ये तो सच में आ गया। इस स्टेटस विंडो के अंदर एमसी के हेल्थ और पॉइंट्स सब 0 हैं। हेल्थ 11, स्ट्रेंथ 12, एजिलिटी 9, डेक्सटेरिटी 11, परसेप्शन 10 और साथ ही साथ उसके पास एक स्पेशल ट्रेट है एक प्राइवेट पोर्टल ओपन करने की। और यहाँ इसके पास कोई स्किल्स नहीं है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट भी नहीं है। ये देख के एमसी को थोड़ी नॉस्टैल्जिक फीलिंग आने लगती है और वो सोचता है पर मैंने ये कहीं तो देखी है। फिर उसे सर्वाइवल लाइफ गेम की याद आती है और वो एकदम से शौक होते हुए चिल्लाता है अरे हाँ सर्वाइवल लाइफ सुरा। फिर तभी उसकी नजर जाती है ट्रेट ऑप्शन पे जहाँ पर उसकी ट्रेट थी एक प्राइवेट पोर्टल ओपन करने की। ये देख के एमसी सोचता है ये शायद नहीं सुरा में तो ये प्राइवेट पोर्टल ओपन करने जैसा कुछ नहीं होता और ट्रेट नाम की भी कोई चीज नहीं होती। जब वो इस ट्रेट के ऊपर क्लिक करता है तो वहां पर इसकी इंफॉर्मेशन आती है ओपन प्राइवेट पोर्टल। सिर्फ इस ट्रेट का होल्डर ही प्राइवेट पोर्टल को ओपन कर सकता है। ट्रेट का इस्तेमाल करने के लिए कमांड ओपन पोर्टल का इस्तेमाल करो। ये देख के एमसी सोचता है ये कमांड थोड़ी लेम नहीं है। देन वो इसे ट्राई करने के लिए अपना हाथ बढ़ा के ओपन पोर्टल कहता है तभी सामने से एक अजीब सी सफेद धुंध घूमने लगती है। फिर ये धुंध एक ही जगह पर कंडेंस होकर पोर्टल का शेप लेने लगती है और अचानक से एक बहुत ही बड़ा स्क्वायर शेप का गेट जैसा पोर्टल ओपन हो जाता है। इसे देख के ऐसा लग रहा है कि रियलिटी उसी वर्चुअल गेम के साथ मिक्स हो चुकी है। ये देख के 3 महीने के बाद एमसी के अंदर दोबारा वही एक्साइटमेंट जागने लगती है। वो चिल्लाता है वाओ ऑसम। ये देखने से एग्जैक्टली सुरा गेम के लेब्रिंथ गेटवे जैसा ही लग रहा है। पर अचानक से वो एक्साइटमेंट खौफ में बदल जाती है। वो अपना सर पकड़ते हुए चिल्लाता है कि क्या ये सच में सर्वाइवल लाइफ सिस्टम ही है। नहीं ये तो रियल नहीं हो सकता। अगर ये थोड़ा बहुत भी रियल होता तो अब तक उस गेम की शुरुआत करने वाले एस्ट्रॉइड की कोई न्यूज तो आ चुकी होती। पर जब वो फोन में चेक करता है तो उसे एस्ट्रॉइड के ऊपर एक आर्टिकल दिख जाता है। ये देख के उसकी फिटके 64 हो जाती है। उसे घुसबम्स आने लगते हैं और वो अपना सर पकड़ते हुए पागलों की तरह चिल्लाने लगता है नहीं 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 ये ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर तो उस एस्ट्रॉइड का नाम भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। नहीं ये तो कोइंसिडेंस भी हो सकता है। नहीं नहीं इतनी जल्दी सब कंफर्म नहीं करते। पर अगर ये रियल हुआ तो फिर उसकी नजर सामने खड़े इस पोर्टल की तरफ जाती है और वो कहता है कि अगर ये सच में रियल हुआ तो क्या इस पोर्टल के अंदर कोई सबूत हो सकता है। हाँ अंदर कोई सबूत हो सकता है। वो आगे बढ़ के इस पोर्टल को क्रॉस करने ही वाला था तभी एकदम से वो खुद को रोक लेता है और कहता है कि क्या बिना किसी प्लानिंग के अंदर जाना कुछ ज्यादा ही डेंजरस नहीं होगा। फिर वो किचन में जाके एक चमचा लेके आता है और इस पोर्टल के नीचे से जाके कुछ तो खरोंचने की कोशिश करता है। फिर जब वो उस चमचे को वापस निकालता है तो उस चमचे के अंदर थोड़ी सी मिट्टी थी। ये देख के वो थोड़ा सोचता है और वो पता लगा लेता है कि एटलीस्ट इस पोर्टल के दूसरी तरफ कोई लेब्रिंथ तो नहीं है। तो क्या ये पोर्टल बस किसी तरह का रैप है। ये मुझे अर्थ की किसी दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट तो नहीं कर रहा है। देन हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं। उसने अपने बैग में सब कुछ पैक पुक कर लिया है। फिर कहता है ठीक है तो अब मैंने थोड़े मिनिमल सेफ्टी चेक्स और प्रिपरेशंस तो कर लिए हैं। देन वो बैकपैक पहन के इस पोर्टल के बाहर जाने लगता है और जैसे ही वो इस पोर्टल के बाहर निकलता है वाओ चारों तरफ की हरियाली और सुंदरता उसकी आंखें ही चमचमा देती हैं। जी हाँ एमसी टेलीपोर्ट होके आया है एक बहुत ही ज्यादा सुंदर सी जंगल टाइप के एरिया में। ये जगह इतनी प्योर इतनी ब्यूटीफुल थी कि एमसी को अंदर ही अंदर ये भरोसा होने लगता है कि ये जगह अर्थ तो बिल्कुल नहीं हो सकती। फिर वो खुद को संभालते हुए आसपास इन्वेस्टिगेट करता है और कहता है कि यहाँ का इन्वायरमेंट थोड़ा ठंडा है। देन वो अपने फोन में चेक करते हुए कहता है कि यहाँ पर मेरे फोन में भी कोई सिग्नल नहीं है। तो इससे ये तो पता लगाया जा सकता है कि ये किसी भी शहर के आसपास नहीं है और ये इतना ज्यादा सुनसान इलाका है कि यहाँ पर लोगों का पहुंचना मुश्किल है। तो अब वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने का सोचता है और एक मार्कर से सारी डायरेक्शन को पॉइंट करने लगता है। ठीक है इस टाइम पे मैं हूँ कहाँ ये पता लगाने का अभी के लिए मेरे पास कोई जरिया नहीं है। पर यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उन सबूतों को ढूंढना जिससे मैं ये कंफर्म कर सकूं कि ये सुरा ही है। तो चलो पहले आसपास एक्सप्लोर करते हैं और मार्कर्स लगा के यहाँ से निकलते हैं। फिर वो ऐसे एक्सप्लोर करता जाता है और आगे बढ़ता ही जाता है। फिर वो काफी ज्यादा थक जाता है और चिल्लाने लगता है ये फॉरेस्ट इतना बड़ा क्यों है। प्लीज
कुछ तो बाहर आ जाए। पर जैसे उसने ये बोला ही था तभी उसकी झाड़ियों के पीछे कुछ तो लाल आंखें इसी की तरफ घूर रही थीं और अचानक से वो काली परछाई सीधा एमसी के ऊपर झपट्टा लगा देती है। इससे एमसी काफी ज्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही चिल्लाते हुए पीछे हटता है। पर वो किस्मत वाला था कि यहाँ कोई शिकारी नहीं था बल्कि बस एक हिरण था, जिसे देखने से ही पता चल रहा है कि ये एक फैंटेसी एनिमल है। इसके ऊपर एक पैनल के ऊपर इसका नाम लिखा हुआ है वैली डियर। ये देख के एमसी कहता है हाँ वैली डियर ये नाम और ये सिस्टम विंडो इसके ऊपर जो पॉपअप हो रही है, तो क्या इसका मतलब कि ये जगह अर्थ नहीं है? ये वैली डियर बस थोड़ी देर के लिए एमसी की तरफ घूरता है फिर तुरंत ही उसके बगल से ही निकल जाता है। ये देख के एमसी नीचे पड़े पड़े बस एक चैन की सांस लेता है, फिर इसकी डायरेक्शन में देखते हुए कहता है कि ये मेरी तरफ इतनी इंटेंसली घूर रहा था कि एक पल को तो मैं डर ही गया, पर इसे देख के लगता है कि ये कोई अग्रेसिव एनिमल तो नहीं है। हाँ जो भी हो, अभी तक मुझे ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे ये साबित हो सके कि ये सुरा ही है। अगर यहाँ कोई स्टोन मंकीस या हम्प्ड बोर होते तो ये अलग ही कहानी होती, पर ये वैली डियर तो मैंने सुरा में कभी नहीं देखा। पर यहाँ इसे अंदर ही अंदर काफी ज्यादा शक हो रहा है क्योंकि ये आसपास का जंगल सर्वाइवल लाइफ से काफी ज्यादा सिमिलर लग रहा है। पर मैं फोर्सफुली ये सब कुछ इग्नोर ही करना चाहता हूँ क्योंकि मैं ये मानना ही नहीं चाहता कि ह्यूमैनिटी के ऊपर इतनी बड़ी तबाही आने वाली है। पर यह छोटी सी उम्मीद ज्यादा समय तक नहीं टिकती क्योंकि मेरी नजर जाती है एक जानी पहचानी चीज पे। एक पेड़ के नीचे एक चमचमाता हुआ सेब लटक रहा था, उसमें नोटिफिकेशन में लिखा था सन एप्पल। ये देख के एमसी से पहचान जाता और कहता है ये तो वो उसे फटाफट से जाके तोड़ के लाता है, देन आराम से उसको खाने लगता है। अगली पल उसके पास नोटिफिकेशन आती है कि सन एप्पल के इफेक्ट की वजह से तुम्हारा स्टेमिना हल्का रिकवर हो चुका है। ये फैक्ट देख के एमसी बताता है कि उस गेम की शॉप के अंदर जो सन एप्पल का जूस बिकता है ये तो उसी के जैसा सेम इफेक्ट दे रहा है। फिर वो उसी पेड़ के नीचे आके बैठ जाता है और बताता है कि इससे तो ये काफी कंफर्म हो चुका है। तभी उसकी नजर पीछे जाती है जहाँ पर किसी ने हग रखा था। ये देख के एमसी कहता है कि ये गॉब्लिन की ड्रॉपिंग्स हैं। इसे देख के एमसी को पूरी तरीके से कंफर्म हो जाता है और वो अपना सर पकड़ते हुए चिल्लाता है कम सम हो, अब चल बस इसे एक्सेप्ट कर भी ले। फिर वो किसी सनकियों की तरह सामने देखते हुए कहता है तो अब अंत करीब है। तो अब ये सब कंफर्म करने के बाद एमसी तुरंत पोर्टल से बाहर आके खुद को तैयार करने लगता है। सबसे पहले तो उसने वही अर्ली गेम फुटेजेस को बाहर निकाला जो उसने पहले ही स्टोर करके अलग रख दी थी। वो न्यूज़ेस में इस एस्ट्रॉइड के बारे में कुछ आर्टिकल्स देखता है और थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करने के बाद वो पता लगा लेता है कि अब भी अपोकलिप्स को आने में 32 डेज बाकी हैं। जब वो दोबारा से सर्वाइवल लाइफ को अपनी फुटेजेस में चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये काफी ज्यादा अनफ्रेंडली और अनोइंग मैकेनिज्म से भरी पड़ी है और इसमें सबसे बड़ी बुलशिट है आयरन डेथ डिसीज। ये एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें लिटरली हर तरह का मेटल खत्म हो जाता है। ज़ॉम्बी स्पोर्स के फैलने के बाद बिल्कुल 5 घंटे में ये डिसीज चारों तरफ फैल जाएगी। इसकी वजह से इंस्टेंटली पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन दोबारा स्टोन एज में आ जाएगी। ऑफ कोर्स अलग अलग रीजंस में ये आयरन डेथ डिसीज कम भी होती जाती है, पर यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इसे ठीक होने में 6 महीने से 1 साल तक लग सकता है। हाँ पर ये कैटास्ट्रोफिक डेथ डिसीज मेरे लिए अब कोई मतलब नहीं रखती। मुझे जो ट्रेट मिली है प्राइवेट पोर्टल, ये मैं बस गेस ही कर रहा हूँ, पर ये आयरन डेथ डिसीज मेरे इस पोर्टल से अंदर तो नहीं जानी चाहिए। फिर शुरुआत में थोड़ा एनालिसिस करने के बाद जो पैसा मैंने बचा के रखा था मैंने उससे निकाला और सारे सर्वाइवल सप्लाइसेस को खरीदना शुरू कर दिया, जिसमें वेपन्स, खाने की सामग्री, टूल्स, मेडिसिन और साथ ही साथ कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स जो सेल्फ सफिशिएंसी के लिए जरूरी हैं। फिर अब रात हो चुकी है और एमसी लेटे लेटे एक जगह पर चेक करता है जहाँ पर लिखा था अवेकंड कम्युनिटी। इसके अंदर मैसेजेस आते जा रहे हैं अनोन 1, यहाँ कोई अवेकंड पर्सन है तो हाथ उठाओ। अनोन 2, व्हाट द हेक। अनोन 1, आगे क्या करना है मैं तो बस यही सोचते हुए कम्युनिटी का मूड चेक कर रहा था। अनोन 3, ऐसे सेम टू सेम पोस्ट कितनी बार आएंगे, अगर ये सच है तो कोई सबूत दिखाओ। अनोन 5, ये बकवास बंद करो, फालतू नॉनसेंस मत फैलाओ। अनोन 2, अगर भरोसा नहीं होता तो मत करो, बस पब्लिक न्यूज के आने का इंतजार कर लो। अनोन 6, आज मैंने अपनी ट्रेड का इस्तेमाल करके 7 मिलियन वन चुरा लिए, ये तो सच में बहुत औसम है। ये देख के एमसी का सर चकराने लगता है और वो मनी में सोचता है हे भगवान ये लोग तो कितने केयरफ्री हैं। फिर अब जैसे ही सुबह होती है मैं अलग अलग सप्लाईज को खरीदने दोबारा निकल जाता हूँ। वापस आते टाइम पे मैंने एक प्राइवेट सेल से 60 पाउंड का हंटिंग बो खरीद लिया। तभी अचानक से मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है, क्या मैं कुछ ज्यादा ही ओवर थिंक तो नहीं कर रहा हूँ? अगर अपोकलिप्स नहीं आता तो
चलो छोड़ो, मुझे बस 2 और 3 सालों तक और स्ट्रगल करना पड़ेगा। जब मैं सुबह का काम निपटा के घर वापस आया तब एक सेकंड भी बर्बाद ना हो इसीलिए मैंने अपनी दुकान के ऊपर एक साइन लगा दिया, टेम्परेरीली क्लोज। ये दुकान कुछ महीनों के लिए बंद रहेगी। पर ये देख के वो भी बस इसे घूरता ही रह जाता है। फिर कहता है, हाँ आखिर ये चल क्या रहा है, बस रातों रात। तभी पीछे से एक आवाज आती है, इसका नाम पुकारा जाता है। ये है मीक्विंग, जो चिंता में इससे पूछती है कि क्या तुम अपनी दुकान बंद कर रहे हो। ये सुन के एमसी थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, मेरी शॉप तो कितनी ज्यादा पुरानी हो गई है, तो मैं इसे बस थोड़ा सा रेनोवेट ही करने की सोच रहा हूँ। ये सुन के वो लड़की एमसी के करीब आती है और उससे कहती है, हाँ तो तुमने जरूर बहुत पैसा कमा लिया है। ये सुन के तो एक बार को इस बंदे की बोलती बंद हो जाती है। फिर वो इससे कहता है, अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरी दुकान थोड़ी सी ज्यादा ही पुरानी हो गई थी। हाँ चलो अब मुझे थोड़ा सा काम है, तो चलो एक्सक्यूज मी। तभी लड़की एकदम से एमसी की बात काटते हुए कहती है, हाँ वैसे अजूसी क्या एनी चांस, चलो फिर मिलते हैं। इतना कह के वो पीछे मुड़ के यहाँ से जाने लगती है। एमसी बस इससे देखता रह जाता है और सोचता है, हाँ वो क्या कहना चाहती थी। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ मैं आसानी से उससे दोबारा रोक के उसे पूछ सकता था, पर मैंने अपना मुंह बंद ही रखा क्योंकि अब से मेरे पास कुछ ज्यादा ही काम है जिन पे मुझे सीरियसली ध्यान देना है। वो अपने बो एंड एरोस लेके घर आता है और पोर्टल को ओपन करता है। फिर वो बताता है कि गेम के अंदर मेरा काम था प्लानिंग करने का, किसी भी चैलेंज को ओवरकम करने के लिए मैं स्ट्रेटजीज बनाया करता था। इसीलिए वेटरन गेमर्स के अंदर मेरे पास फिजिकल स्किल्स की कमी थी। और ये सब मैंने तुम्हें इसीलिए बताया क्योंकि सुरा गेम के अंदर लेवल अप करने पे तुम्हें कोई भी स्टैट नहीं मिलते। ये स्टैट सिर्फ रिजल्ट से मिलते हैं, हंटिंग और एक्सप्लोरेशन। फिर वो बो एंड एरोस के साथ प्रैक्टिस करने लगता है। उसने सोशल मीडिया पे एक साइड में ही वीडियो भी चला रखी थी जहाँ पे कोई बो एंड एरोस का इस्तेमाल करना सिखा रहा था और इस वीडियो से एमसी काफी ज्यादा सीरियसली सीख रहा था। फिर वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एम करता है। वो इस समय खुद को अपने ही गेम का कैरेक्टर मान रहा था। फिर ज़ूम करते हुए एरो निकलता है और हवा में काफी सारे सर्कल्स मारते हुए सीधा एम बोर्ड के ऊपर ही सेंटर में लगता है। ये देख के एमसी काफी ज्यादा अमेज हो जाता है। वाओ, क्या मैं पिछले जन्म में आर्चर लेगोलास था? जरा मेरे टैलेंट को तो देखो। पर कुछ ही तीर चलाने के बाद उसके हाथ में स्क्रैचेस पड़ने लगते हैं और उसे काफी दर्द होने लगता है। ये देख के वो सोचता है कि आज के बाद से मुझे काफी ज्यादा फिजिकल ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी। मैं ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 5 बार अच्छे से तीर चला सकता हूँ, पर ये उतना भी बुरा नहीं है। बेसिक प्रिपरेशन करने के बाद मैं अगली स्टेप की तरफ आगे बढ़ता हूँ। आज के बाद से मुझे अगले 2 महीने तक 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहले ये पता लगाओ कि अभी की कंडीशन में क्या मैं मॉन्स्टर्स को हंट कर भी सकता हूँ। सेकंड, मुझे एक हाइडआउट बनाना है जहाँ पर मैं अपने सप्लाइसेस को स्टोर करके रख सकूं। ऑफ कोर्स जब तक मेरे वेपन्स और सप्लाइसेस नहीं आ जाते मैं कोई बेवकूफों वाली हरकत नहीं करूंगा, जैसे किसी नेस्ट के ऊपर ही जाके रेड मार देना। फिर उसे आसपास एक्सप्लोर करते टाइम पे एक पेड़ पे और भी ज्यादा सन एप्पल्स मिल जाते हैं, जो देख के वो काफी खुशी से चिल्लाता है, डैम मेरा लक तो काफी इंसेन है। अर्ली सिचुएशन के लिए तैयारी करना और फ्यूचर के लिए हमेशा प्लानिंग रखना, यही एक रीजन है जिसकी वजह से मैं अंत तक सुरा में वेटरन रहा था। फिर वो आसपास घूमते हुए उसी गॉब्लिन की ड्रॉपिंग्स को ढूंढ लेता है। वो इसीलिए इसको ढूंढ रहा था क्योंकि गॉब्लिन्स अक्सर झुंड में ही रहते हैं। किसी अकेले गॉब्लिन की ड्रॉपिंग्स का मिलना एबनॉर्मल है। वो जब इन ड्रॉपिंग्स को चेक करता है तो उसे इसके अंदर सीड्स ही मिलते हैं। इसका मतलब कि वो ठीक से खाना पीना नहीं खा रहा है। जैसा कि मैंने सोचा था, ये एक ग्रुप से निकाला हुआ आउटकास्ट है। मुझे कुछ भी करके इस बंदे को ढूंढना ही होगा। ऐसे रियल फाइट में खुद को टेस्ट करने का मौका अक्सर नहीं मिलता। उसे गॉब्लिन को ढूंढते ढूंढते अब रात हो चुकी है। मुझे भेड़ियों के हाउल करने की आवाज आती है। इसका मतलब मैं किसी वैली के करीब आ रहा हूँ। तभी उसकी नजर सामने जाती है और वो तुरंत पीछे हटते हुए पेड़ के पीछे छुप जाता है। सामने ये गॉब्लिन था। ये सेम टू सेम बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा सुरा में होता है। मॉन्स्टर नंबर 1 गॉब्लिन, ये एक लो ग्रेड स्पीसीज है। इनके मेन वेपन स्पीयर और पॉइजन डार्ट्स हैं। इन लोगों को पॉइजन डार्ट्स के थ्रू अपने विक्टिम्स को टॉर्चर करने में मजा आता है। यही एक रीजन है जिसकी वजह से मैंने अपने पहले वेपन के तौर पे एक बो एंड एरो को चूज किया। ये बूढ़ा गॉब्लिन यहाँ अकेला इसीलिए है क्योंकि इसे ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया है। ना तो इसके पास यहाँ कोई स्पेयर है, ना ही पॉइजन डार्ट दिख रहे हैं। अगर मैं ज्यादा नर्वस ना हूँ तो मैं इसे हंट कर सकता हूँ। वो पूरे फोकस के साथ सीधा तीर चला देता है, पर बीच में ही वो गॉब्लिन नोटिस कर लेता है और अपने सर के बगल में सीधा अपना हाथ लगा देता है, जिसकी वजह से वो एरो इसके हाथ में घुस जाता है। इसके बाद वो तुरंत दूसरा एरो चढ़ा के इस पे तीर चलाने वाला होता है, तभी एक पत्थर आके सीधा इसके बो एंड एरो को नॉक ऑफ कर देता है। यहाँ वो बूढ़ा गॉब्लिन काफी ज्यादा समझदार लग रहा है, तो अब एमसी के पास कोई चॉइस नहीं होती और वो अपना चाकू निकाल लेता है। दोनों के दोनों अपने अपने छोटे मोटे चाकुओं से हमले करने लगते हैं। उससे एक ओपनिंग दिखाई देती है जिसमें वो तुरंत ही अपना चाकू घुसा देता है, पर वो गॉब्लिन आसानी से डॉज करके सीधा उसकी थाई में ही अपना चाकू घुसा देता है। दर्द के मारे उसकी भी चीख निकल जाती है, पर वो अपने दांत पीसते हुए सीधा इस गॉब्लिन को अपने हाथ से ही लेके दूर धकेल देता है, जिसकी वजह से उसका चाकू छूट जाता है। फिर वो इसे नीचे गिराते हुए सीधा इसके ऊपर चढ़ जाता है और अपने चाकू से ही हमले करने लगता है। एक ही बार में सीधे उसने इसके दिल के ऊपर छेद कर दिया था। थोड़ी देर तक कराने के बाद ये गॉब्लिन मारा जाता है। अगले पल नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हें 2
पॉइंट्स मिलते हैं। ये देख के एमसी एक चैन की सांस भरता है और कहता है मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। फिर उसकी नजर जाती है सामने पड़े एक पाउच के ऊपर। ये इसी गॉब्लिन का पाउच है। चेक करने पे पता चलता है कि इसके अंदर गुका पाउडर और वेजिटेबल ऑयल है। इन दोनों को कंबाइन करने से सुरा में एक तरह का ऑइंटमेंट बनता है जो छोटी मोटी चोटों को ठीक करने के काम आता है। फिर वो तुरंत ही खड़ा होता है और एक जमीन पर गड्ढा करने लगता है, क्योंकि अगर इस बुड्ढे गॉब्लिन की बॉडी को इसके ग्रुप ने ढूंढ लिया तो ये मेरे लिए खतरनाक भी हो सकता है, और अगर मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो ये ऑब्वियसली एक क्रीपर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। पर तभी उसकी नजर जाती है पीछे की वैली में, जहां पर वो गॉब्लिन पानी पी रहा था। सामने एक रेड कलर की मछली घूम रही थी। ये देख के एमसी को काफी बड़ा झटका लगता है, क्योंकि एकदम से उसे याद आता है कि ये एक ऐसी वैली है जहां पर रेड ट्रॉट रहती है, तो मतलब। पर तभी उसके ऊपर एक परछाई सी पड़ती है जो लाल कलर से चमक रही थी। ये देख के एमसी की काफी ज्यादा फटने लग जाती है और वो कहता है कि अब मुझसे ये मत कहना कि मैं एक आउल बेयर की एरिया में आ गया। और यहीं पर उसके पीछे एक जायगेंटिक आउल बेयर भी खड़ा था। इसे देख के वो कहता है कि मेरे तो लग गए। चैप्टर नंबर 3। इस आउल बेयर को देख के एमसी को अपने पास्ट की मेमोरीज याद आने लगती हैं। वो याद करता है कि उसकी लाइव स्ट्रीम पे भले ही कम मेंबर्स होते हैं, पर वहाँ पे वो काफी ज्यादा मजे करते हैं। वो यहाँ पर लाइव स्ट्रीम पे इन मॉन्स्टर्स की कमजोरियां भी बताता जा रहा था, जहाँ कभी कभी एक दो व्यूअर्स उसे सपोर्ट भी दिखा दिया करते थे। जी याद करके एमसी को काफी ज्यादा घबराहट सी होने लगती है और वो सोचता है कि क्यों मुझे ऐसे मेरे पास्ट के हैप्पी टाइम्स क्यों याद आ रहे हैं। क्या ये वो है जिसे लोग कॉमनली कहते हैं कि मरने से पहले तुम्हारी आंखों के आगे तुम्हारी जिंदगी फ्लैश करती है? नहीं, एटलीस्ट मेरे लिए इस फ्लैशबैक का मतलब है कि मेरे पुराने दोस्त कह रहे हैं कि अपने होश में आओ। तो सोच कांग सोंग हो, इस हालत में क्या कर सकता है तू? फिर उसे याद आता है कि आउल बेयर्स की ये आदत होती है कि जब वो भूखा है तब उसके सामने जो भी लिविंग बीइंग आया उसे ये जरूर चीर फाड़ के रख देगा। पर ये ऐसे बिना हिले डोले खड़ा है तो इसका मतलब ये है कि ये भूखा तो नहीं है। तो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यहाँ सिर्फ एक ही चीज है जिसने इसके मूड को खराब किया होगा, और वो ये है कि मैंने इसकी उस टेरिटरी में घुसपैठ की है जहां पर ये रेड ट्राउट सेटल हो रखी हैं। तो अब मेरे ख्याल से यहाँ से एस्केप करने का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। देन वो एकदम से अपना पैर खिसका के बिल्कुल फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है और मनी मन सोचता है कि मेरा ब्रेन तो बिल्कुल किम बाप लवर जैसा है, पर मेरी बॉडी कम सेंग हो की है। फिर भी मुझे ये करना ही होगा, आखिर मैं मरना नहीं चाहता। फिर वो अपने अंदर से पूरा जोश निकालते हुए कहता है ठीक है तो आजा। दूसरी तरफ आउल बेयर अपनी ही टेरिटरी पे इतने धड़ल्ले से किसी और को खुद को इतना चुनौती देता हुआ पाता है तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो तुरंत किम जाक के ऊपर झपट्टा मार के एक घातक हमला कर देता है। ये देखते हुए किम्बाप सोच रहा था कि आउल बेयर्स के पास उनका सर एक आउल का होता है, इसीलिए वो रात में काफी अच्छे से देख सकते हैं, पर ये सनलाइट में काफी कमजोर हो जाते हैं। मैंने ऑलरेडी इसका अटैकिंग पैटर्न तो मेमोराइज कर रखा है, बस मुझे अब अपनी मूवमेंट एग्जीक्यूट करनी है। इसका पंजा सीधा अपने सर की तरफ आता देख के मनी मन सोचता है कि मुझे सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। तो अब एमसी इसके पैटर्न के हिसाब से ही मूवमेंट करने लगता है और इसके पंजे को डॉज करते हुए सीधा इसके सर पे ही चढ़ने लगता है। यहाँ चढ़ाई करते हुए वो हमें बताता है कि इस मोमेंट पे इंटेंस लाइट इफेक्ट निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है कि सीधा पॉइंट ब्लैंक से टॉर्च लाइट को इसकी आंखों में डालो। इस लाइट की वजह से इस आउल बेयर की आंखों में काफी जोरदार दर्द होने लगता है। एक जोरदार चीख इसके मुंह से निकलती है जो एमसी के भी कान में दर्द कर देती है, पर वो अपने दांत पीसते हुए टॉर्च को इसकी आंखों में लगाता ही रहता है। इसी पॉइंट पे हमारा सीन चेंज हो जाता है और अब हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं। उसकी अलार्म क्लॉक रिंग करती जाती है और वो दर्द में कराते हुए उठता है। उसकी पूरी बॉडी दर्द कर रही थी। वो बताता है कि जैसे ही मैं उससे बच के निकल के यहाँ आया वैसे ही मैं तुरंत सो गया था। वो लास्ट नाइट के सीन को याद करते हुए सिर्फ यही सोच रहा था कि मैं अब दोबारा इससे कभी नहीं मिलना चाहता। फिर उसका पेट गुर्राने लगता है, जिससे उसे याद आता है कि मैंने पिछली दोपहर से कुछ भी नहीं खाया। पर जैसे ही सैनो खड़ा होने की कोशिश करता है वो तुरंत ही पैर से लड़खड़ाते हुए नीचे गिर जाता है। ये देख के वो काफी ज्यादा कंफ्यूजन में चिल्लाता है कि मेरे पैरों में तो कोई दम बची ही नहीं है। तभी उसकी नजर सामने बैग में रखे गोल्डन एप्पल्स की तरफ जाती है। वो उठा के सीधा एक सन एप्पल खा लेता है। अगले पल नोटिफिकेशन आती है कि सन एप्पल के इफेक्ट की वजह से तुम्हारा स्टेमिना रिस्टोर हो चुका है। इसकी वजह से एमसी एक चैन की सांस भरता है, फिर खुद को होश में लाते हुए कहता है कि चलो अब पेट भरने के लिए कहीं चलते हैं। फिर हमारा सीन चेंज होकर रेस्टोरेंट में आता है, पर रेस्टोरेंट में पहुंच के वो थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि उसी के सामने मी क्योंसी आके बैठ गई थी। एमसी जब पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो तो ये बड़ी मुस्कुराते हुए कहती है
कि ऑफ कोर्स मैं यहाँ खाना खाने आई हूँ, ये मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट्स की लिस्ट में सेकंड नंबर पे आता है। ये देख के एमसी मुस्कुराते हुए कहता है नहीं, मेरा मतलब है कि तुम मेरे साथ क्यों बैठी हो। ये सुन के ये लड़की एकदम चेयरफुल अंदाज में कहती है हे, खाना खाते टाइम पे एक मील बड़ी का होना काफी अच्छा होता है ना। फिर मिक्योंग से पूछती है कि बाय द वे क्या तुमने वो ट्राई किया जो मैंने तुमसे पहले बोला था। जो सुन के एमसी कहता है क्या वो स्टेटस विंडो। स्टेटस विंडो सुन के ये लड़की काफी ज्यादा उत्साहित हो जाती है और कहती है हाँ, क्या तुमने वो ट्राई किया। इसका ये उत्साह देख के एमसी समझ जाता है कि उस टाइम पे मिसी ने कहते कहते खुद को क्यों रोक लिया था। फिर मिसी इस बारे में एक और न्यूज आर्टिकल निकालते हुए दिखाती है कि मैं तुमसे कह रही हूँ कि ये सच में रियल है। ये आर्टिकल देखते देखते एमसी मनी मन सोचता है कि अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लड़की कुछ ज्यादा ही नाइव है या बस प्योर। इसकी बातों से साफ पता चल रहा है कि ये मुझसे क्या पूछना चाहती है। फिर एमसी अपना सर खुजाते हुए बताता है कि मैंने ये ट्राई तो किया पर अनफॉर्चुनेटली कुछ भी सामने नहीं आया। और वो यहाँ मनी मन सोच रहा था कि मेरा ये झूठ कंप्लीटली जस्टिफाइड है। मेरी ये ट्रेड सिर्फ कॉम्बैट ओरिएंटेड ही नहीं है बल्कि ये टीम प्ले की बजाय सोलो प्ले के लिए ज्यादा स्पेशलाइज्ड स्किल है। और वैसे भी जब यहाँ मेरी खुद की ही सेफ्टी की गारंटी नहीं है तो यहाँ अपोकलिप्स में अपने कार्ड्स दिखाना ये चिल्लाने के जैसा है आओ भाई मुझे आकर खा लो। लेकिन मी कोंग सी अभी भी मुझसे ये अवेकनिंग के बारे में पूछ रही है। तभी सामने से आवाज आती है कांग सुनो, मुझे माफ कर देना। जिसपे एमसी पूछता है हाँ ये किस लिए। तो ये लड़की थोड़ा हिचकिचाते हुए बताती है कि एक्चुअली मैंने तुमसे एक बारे में झूठ बोला। ये सुन के एमसी मनी मन सोचता है कि मी कोंग सी सच में एक गुड पर्सन है। फिर वो इससे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें अभी बताने की जरूरत नहीं है। फिर वो बड़े ही आराम से मुस्कुराते हुए कहता है कि अभी हमारे पास काफी वक्त है, जब तुम खुद को इतना हिम्मत वाला महसूस करो तो तब मुझे बाद में बता देना। फिर हमें पता चलता है कि एमसी इतना कहने के बाद अपने घर की तरफ ही निकल गया और जब वो घर के पास पहुंचता है मेरे घर के आगे कुछ पैकेजेस की डिलीवरी हो रही थी। मैंने जो चीजें ऑर्डर की थी अब वो फाइनली एक एक करके आने लगी हैं। फिर एमसी डिलीवरी गाय के पास आता है और इसके डिलीवरी में मदद कराने लगता है। जिन चीजों की उसे बाद में जरूरत पड़ेगी वो उन चीजों को छत पे जाके रख देता है और जिन चीजों की उसे अभी जरूरत पड़ेगी उन चीजों को उसने सेकंड फ्लोर पे ही रख लिया। और जहां अब मैं चीजों को मूव आउट कर ही रहा था तो मैंने उन चीजों को भी बाहर निकाल लिया जिनकी मुझे आज के टास्क के लिए जरूरत पड़ेगी। फिर एमसी खुद को तैयार कर लेता है और हमें बताता है कि आज का हमारा मिशन है कि एक ऐसी जगह ढूंढना जहां पर मैं एक हाइड आउट बना सकूं। आज कैसे भी करके मुझे एटलीस्ट एक जगह तो ढूंढनी है। फिर वो पोर्टल से निकल आता है और सोचता है कि एक हाइड आउट के लिए जगह ढूंढना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं जब उस ओल्ड गॉब्लिन को ढूंढ रहा था तब मैंने एक बड़ी सी जगह ढूंढी तो थी। फिर वो अपनी मेमोरी के हिसाब से घूमते घूमते घास में से गुजरते हुए उस जगह को ढूंढ ही लेता है। और वो जब उस घासों से छुपे हुए हाइड आउट को देखता है तो वो सच में समझ जाता है कि ये तो एब्सोल्युटली परफेक्ट जगह है हाइड आउट के लिए। पर यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आसपास किस तरह के मॉन्स्टर्स रहते हैं। वो जब बायोस्कोप से देखता है गुफा की तरफ तो उसे वहाँ पर काफी सारे फुटप्रिंट्स नजर आते हैं। इन्हें देख के वो कहता है कि मेरी किस्मत तो सच में अच्छी है, ये तो कोबाल्ट्स के फुटप्रिंट्स हैं। एमसी पहले विंड की डायरेक्शन को चेक करता है फिर बताता है कि मैं आज जो प्लान बना के आया हूँ वो हर तरह के लो टियर के मॉन्स्टर्स पे काम करेगा और ये नॉक्टर्नल क्रिएचर्स कोबाल्ट जो अभी इस टाइम पे सो रहे होंगे उनके लिए तो मेरा ये प्लान एकदम पॉइजन के जैसा है। तो अब मेरे प्लान को शुरू करने के लिए मुझे सबसे पहले फायरवुड को जमा करना पड़ेगा। फिर मैंने गुफा के आगे ये सारी फायरवुड जमा कर दी और उसके ऊपर गैसोलीन डाल दिया। पर जब वो लाइटर निकाल के इसके ऊपर आग लगाने ही वाला था तभी पीछे से कोबाल्ट की गुर्राने की आवाज आती है। वो जब पीछे देखता है तो उसे पता चलता है कि दो कोबाल्ट्स उबासियां मारते हुए बाहर आ रहे हैं। अगली पल ये कोबाल्ट्स जब अपनी होश में आते हैं और सामने देखते हैं तो उनकी निगाहें किसी अनजान पर्सन से मिलती हैं और अपना एमसी इन लोगों को ऐसे देख के कहता है हेलो गुड मॉर्निंग। इतना कहने के बाद वो तुरंत ही अपनी एक्स को बाहर निकालता है और सीधा इन लोगों के ऊपर चार्ज कर देता है। फिर वो अपनी शानदार किलिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों ही कोबाल्ट्स को बड़ी ही आसानी से काट डालता है। पर वो इन्हें मारने के बाद तुरंत ही समझ जाता है कि ये अभी अभी जागे हैं तो इनके ऊपर अभी ड्राउजीनेस इफेक्ट था, इसकी वजह से ये ठीक से हमला नहीं कर पाए और इस गेम में अब भी वन हिट किल करना भी पॉसिबल है। अगले पल नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारा लेवल इंक्रीज होके 1 हो चुका है और तुम्हें 4 पॉइंट्स मिलते हैं। फिर वो तुरंत अपना लाइटर जला के गैसोलीन और फायरवुड के ऊपर डाल देता है और मनी मन सोचता है कि इससे पहले कि यहाँ और भी कोबाल्ट्स बाहर आए अपना प्लान शुरू कर देते हैं। फिर एमसी बताता है कि सुरा गेम के अंदर हर तरह के लो टियर मॉन्स्टर्स में एक चीज कॉमन होती है और वो ये है कि अचानक होने वाले फेनोमेनास के आगे वो सब कमजोर पड़ जाते हैं। और वैसे ये बात भी सही है कि धुएं की वजह से इन्हें सफोकेट करने से अच्छा इन्हें जिंदा ही जला देना ज्यादा बेहतर होगा। पर यहाँ फ्यूचर में ये जगह मेरी होने वाली है तो यहाँ जलाने की वजह से ये जगह साफ सूफ करना बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाएगा। इसीलिए जो स्ट्रेटजी मैंने चुनी है उसके अंदर इन क्रिएचर्स को कंफ्यूजन स्टेट में डाल के कमजोर करना है। फिर कमजोर
कमजोर स्टेट में जब ये भागते हुए बाहर आएंगे तब एक ही बार में इन सभी को खत्म कर दो। फिर वो इनकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैंने तो सोचा था कि कम से कम 5 कोबाल्ट्स तो बाहर आएंगे ही, क्योंकि यूजुअली एक पैक के अंदर 7 कोबाल्ट्स होते हैं, पर मैं तो गलत निकला क्योंकि यहाँ तो बस 3 ही लोग बचे हैं। ये कहते टाइम पे उसने ऑलरेडी एक को मार दिया था, बचे कुछ 3 कोबाल्ट्स ये देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और सीधा दहाड़ते हुए एमसी की तरफ मारने के लिए आने लगते हैं। ये देख के वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता और तुरंत अपनी एक्स की पकड़ थाम के सीधे इन लोगों की तरफ हमला करने लगता है और एक ही स्विंग में एक को काट देता है। दूसरा छलांग मारते हुए इसकी तरफ आता है तो वो इसको भी नोटिस कर लेता है और अपने पास से एक स्प्रे सा निकाल के इसके मुंह पे ही स्प्रे कर देता है। इसकी वजह से ये दर्द के मारे नीचे गिर जाता है और काफी फुर्ती के साथ एमसी अपनी एक्स से इसका भी गर्दन उड़ा देता है। अब बस एक ही बचा था जो साइड में ये खौफनाक सीन देख के थर-थर कांप रहा था। ये देख के अपना एमसी कहता है, हाँ ये तो कितना पथेटिक है, तुम इस झुंड के लीडर हो और बस डर के मारे ऐसे कायरों की तरह कांपते जा रहे हो। ठीक है, गुड बाय, तुम्हारे इस हाइड आउट का मैं अच्छे से इस्तेमाल करूंगा। इतना कह के एमसी इसको भी निपटा देता है। फिर वो बाहर निकल के गहरी सांस भरते हुए कहता है, हाँ, मैंने इन्हें तो काफी रिलेटिवली इजीली खत्म कर दिया, पर चूंकि मेरा स्टेमिना ज्यादा हाई नहीं है इसकी वजह से ये थोड़ा टफ हो गया था। फिर वो अपनी स्टेटस विंडो में देखते हुए कहता है कि ये तो बिल्कुल ही गेम के जैसा है, इवन मेरी थकान को भी यहाँ पर डिबफ के तौर पे दिखाया गया है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि लेवल अप करने के बाद भी मुझे कोई स्टेटस पॉइंट नहीं मिले। एमसी बताता है कि फिर भी लेवल अप करने से शॉप अनलॉक हो सकती है, तो ये काफी अच्छा है, आज तो काफी अच्छी चीजें मिल गई हैं। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, अब मेरे पास अच्छा खासा सिक्योर स्पेस आ चुका है जो सिर्फ मैं ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर वो एक गहरी सांस भरते हुए थकी हुई आवाज में कहता है कि मुझे अभी ये सब कुछ साफ सूफ भी करना पड़ेगा। फिर ये हाइड आउट सिक्योर करने के बाद वो तुरंत ही साफ सफाई में लग गया। इसकी गहराई लगभग 15 मीटर की थी, पर इस जगह को हाइड आउट के हिसाब से देखा जाए तो ये काफी छोटी जगह है, लेकिन शायद मैंने अभी अभी एक बड़ी फाइट की है इसीलिए यहाँ साफ सफाई करना पूरी तरह टॉर्चर जैसा लग रहा है। साफ सफाई करते टाइम पे फ्रस्ट्रेशन के मारे उसकी चीखें निकल रही होती हैं, तुम कमीने कोबाल्ट्स, तुम लोग कुछ ज्यादा ही आगे जा रहे हो, खुद की जिंदगियों को साफ सफाई रखो और किसी सिविलाइज्ड बीइंग की तरह रहो। फिर थोड़ी देर के बाद खुद ही सोचता है कि इस दूसरी दुनिया में एक सेफ प्लेस का होना और मेरे इस पोर्टल के कैरेक्टरिस्टिक्स को बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के इस्तेमाल कर पाने से चीजें थोड़ी और आसान हो जाती हैं। अगले पल सनहो बी लाइक इजी माय एस, मैं तो बुरी तरह से थक के पक चुका हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी भी पल बेहोश हो सकता हूँ। एनीवेज, पर यहाँ मेरे डायमेंशन क्रॉसिंग का सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग पार्ट मेरे लिए ये था कि मैं अदर वर्ल्ड और रियलिटी के बीच कोऑर्डिनेट्स को फिक्स कर सकता हूँ, और अगर कोई चीज एक साथ अदर वर्ल्ड और अर्थ के बीच आती है तब भी उसके साथ इंटरेक्शन पॉसिबल है। जैसे कि ये पाइपलाइन जो एमसी अर्थ से डाल के आया है और यहाँ अदर वर्ल्ड में उसके अंदर से पानी अब भी निकल पा रहा है। फिर साफ सफाई के बाद एमसी इस केव को पूरी तरह से चमका लेता है और एकदम सेटिस्फाइड स्मेल के साथ कहता है कि हाँ, ये साफ सफाई के बाद काफी डिसेंट लग रहा है। फिर वो सोचता है कि मुझे यहाँ वहाँ पड़े ये खून के धब्बे भी साफ करने पड़ेंगे और मेरे सप्लाईज को रखने के लिए मुझे फ्लोर पे कंक्रीट भी डालना पड़ेगा, पर कंक्रीट में सैंड, सीमेंट और वाटर का मिक्सचर बनाने में कुछ दिन तो लग ही जाएंगे। फिर तभी उसकी नजर साइड में जाती है जहाँ पर काफी सारे चमचमाते हुए स्टोन्स भी थे। ये पत्थर काफी अंदर थे इसीलिए साफ सफाई के टाइम पे उसकी नजर इन पे नहीं गई, पर अब जब इसकी नजर इन पे जाती है तो वो काफी हैरानी से कहता है, हाँ, लूमिनस स्टोन और इग्नस स्टोन। वो 2 पत्थर निकाल के चेक करते हुए कहता है, वाओ, ये तो अवेकन न्यूबीज के लिए काफी जरूरी आइटम है, ये तो कम्प्लीटली एक सोने की खदान है, सच में एक सोने की खदान। तो अब मेरी कंस्ट्रक्शन की प्रिपरेशन कंप्लीट करने के बाद क्या मुझे माइनिंग की तैयारी करनी चाहिए? इसी पॉइंट पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अब तुम लोगों को ये सीरीज कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, पसंद आई हो तो लाइक कर देना और इसको जितना ज्यादा हो सके हाइप करना। वैसे इस सीरीज पे व्यूज काफी कम आ रहे हैं, तो क्या तुम लोगों ने ये ऑलरेडी देख रखी है? कमेंट में बता देना। अगर तुम लोगों ने ऑलरेडी देख रखी है तो मैं यहाँ क्यों ही बना रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।